हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिक्स सेमेस्टर के जेनरिक इलेक्टिव कोर्स के अंतर्गत आने वाले इकोनॉमिक सब्जेक्ट के बारे में, जिसका नाम है लॉ एंड डेवलपमेंट। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के सिलेबस को देखेंगे। ठीक है, हम मेनली कहें तो सिलेबस के साथ साथ आपको क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो सब आज की वीडियो में हम देखेंगे। क्योंकि आपके एग्जाम होने जा रहे हो तो आपको अगर अभी तक ये नहीं पता कि आपके सिलेबस में क्या जरूरी है और क्या नहीं, तो वो हम आज की वीडियो में कवर अप करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, कहीं भी मिस मत करिए। ठीक है, जेनरिक इलेक्टिव कोर्स के अंतर्गत अगर आपने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को चुना है सिक्स सेमेस्टर के अंतर्गत, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पूरा देखिए। ये आपके स्टडी मटेरियल के अंतर्गत दिया गया एक सिलेबस है, जिसमें आपको टोटल 4 यूनिट्स दिए गए हैं। ठीक है, लेसन नंबर 4 है, 4 यूनिट्स आपको कवर अप करनी है। हम इन्हीं सब यूनिट्स के बारे में नीचे जो डिटेल वर्जन है उसको देखते हैं और समझते हैं कि आपको क्या टॉपिक पढ़ना है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्या चैप्टर में क्या चीज आ रही है, ये सारी चीजें। सबसे पहले अगर हम बात करें यूनिट नंबर 1 की, जिसका नाम है रोल ऑफ लॉ एंड इंस्टीट्यूशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, रोल ऑफ लॉ एंड इंस्टीट्यूशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, जो इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, और लॉ है, उनका क्या रोल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, अर्थव्यवस्था की जो डेवलपमेंट है उसके अंतर्गत। अब देखें तो आपको जो पहला टॉपिक आएगा इंपॉर्टेंट, वो है कि इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आपको पहले इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। इंट्रोडक्शन रिलेटेड किस चीज के बारे में, कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, रेफर करता है टू अ कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट ऑफ पीपल्स इकोनॉमिक। ठीक है, जो पीपल्स की इकोनॉमिक है उसको कॉन्टिन्यूअसली डेवलपमेंट करना। ठीक है, इकोनॉमिक के साथ सोशली फिर पॉलिटिकली जो कंडीशन है उनको और अच्छा बेहतर बनाना इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। इट इन्वॉल्व्स इंडस्ट्रियलाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस, सोशल डेवलपमेंट एंड इनहेंस गवर्नेंस। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, इसके अंतर्गत आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन, फिर टेक्नोलॉजिकल जो प्रोग्रेस है वो सारी चीजें, और उसके साथ साथ सोशली डेवलपमेंट होना और इनहेंस गवर्नेंस, जो गवर्नेंस का लॉ है, ठीक है, उसको और ज्यादा बेहतर बनाना, इसके अंतर्गत आता है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंतर्गत। ये आपका पहला एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आपकी चैप्टर नंबर या कहें यूनिट नंबर 1 के अंतर्गत। इसके अंतर्गत आपको काफी सारी चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फिर रोल क्या है लॉ एंड इंस्टीट्यूशंस का इन ड्राइविंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बेहतर बनाने में लॉ और जो इंस्टीट्यूशंस उनका क्या रोल है, वो क्या काम करते हैं, वो सारी चीजें। ठीक है, फिर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया इकोनॉमिक चेंजेस पोस्ट इंडिपेंडेंस। ठीक है, आजादी के बाद जो भारत में आप कहें कि इकोनॉमिक चेंजेस हुए हैं, उसके बारे में आपको हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल इसमें बताया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें। आपका दूसरा टॉपिक आता है कि द रोल ऑफ लॉ इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे हम सेपरेटली, अभी हम यहाँ पे ऊपर क्या पढ़ रहे थे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने लॉ के बारे में थोड़ा सा पढ़ा। अब हम यहाँ पे मेनली लॉ के बारे में पढ़ेंगे। आपके यूनिट नंबर 1 का जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है द रोल ऑफ लॉज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसका क्या मतलब, लॉज प्रोवाइड द फ्रेमवर्क फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंश्योरिंग ऑर्डर, सिक्योरिटी एंड एफिशिएंसी इन मार्केट। लॉ क्या करता है, या लॉ हम कहें कि जो एक प्रकार से होते हैं ना कायदे कानून, जो चीजें हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, फ्रेमवर्क तैयार करते हैं, प्रोवाइड करता है एक फ्रेमवर्क फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमी में जो एक्टिविटीज हो रही है उनके लिए। इंश्योरिंग ऑर्डर, इंश्योर करता है कि जो ऑर्डर है, ठीक है, सही प्रकार से जो प्रोसेस है एक्टिविटीज करने का वो फॉलो किया जाए। ठीक है, सिक्योरिटी हो और इफिशियंसी इन मार्केट, जो बाजार है उसमें इफिशियंसी बनी रहे, इन चीजों को देख रेख करने का काम, ठीक है, लॉज का है, कायदे कानून का है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, प्रॉपर्टी राइट एंड देयर इम्पैक्ट ऑन रिसोर्स एलोकेशंस। ठीक है, प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में आपको पढ़ना होगा और उनके जो इम्पैक्ट है किस चीज के ऊपर, रिसोर्स एलोकेशन के ऊपर, उनके बारे में आपको पढ़ना है। फिर कॉन्टैक्ट लॉ कॉन्ट्रैक्ट लॉ एंड इट्स रोल इन बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट जो लॉ होते हैं वो, और उनका क्या रोल प्ले है, मतलब वो क्या रोल अदा करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंतर्गत। और फिर तीसरा आपका जो इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के अंतर्गत वो है लेबर लॉ एंड देयर एफर्ट्स ऑन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर एफर्ट लॉ, जो लेबर लॉ है उनके क्या एफर्ट्स हैं, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है टॉपिक नंबर 2 के अंतर्गत। अब आता है आपका टॉपिक, जो टॉपिक नंबर 3 है उसका नाम है द रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, समझ लीजिए, जो पहला टॉपिक है उसमें हम बेसिक डिटेल पता करेंगे, दूसरे टॉपिक में हम मेनली लॉ के बारे में पढ़ेंगे, और तीसरे टॉपिक में मेनली हम पढ़ेंगे इंस्टीट्यूशंस के बारे में। ठीक है, इंस्टीट्यूशंस आर द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल
कंस्ट्रेंट्स दैट गाइड इकोनॉमिक सोशल एंड पॉलिटिकल एक्शन इन सोसाइटी। ठीक है, इंस्टीट्यूशन क्या है, फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या है, कंस्ट्रेंट्स हैं एक प्रकार से, जो कि क्या करते हैं, गाइड करते हैं इकोनॉमी को, सोशल और पॉलिटिकली एक्शन को इन सोसाइटी। ठीक है, जो हमारा समाज है उसके अंतर्गत इकोनॉमी को गाइड करना, सोशली जो है उसको गाइड करना, जो पॉलिटिकली व्यवस्था है या एक्शन है उनको गाइड करने का काम किसका होता है, इंस्टीट्यूशंस का होता है। इसके अंतर्गत क्या आता है, रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस एंड मार्केट एफिशिएंसी। इसके अंतर्गत आप रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे जिनका काम है निगरानी रखना या देख रेख रखना, ठीक है, पर्टिकुलर सेक्टर्स के ऊपर, पर्टिकुलर चीजों के ऊपर। फिर आता है जुडिशियल इंस्टीट्यूशन एंड द रूल ऑफ लॉ। ठीक है, फिर अभी हम बात कर रहे थे किनकी, रेगुलेटरी का, जो कि देखरेख करती है। अब जुडिशली आ जाते हैं तो ये क्या करेंगे, कानून से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं और ठीक है उनके बारे में। और फिर तीसरा आता है फाइनेंशियली इंस्टीट्यूशन एंड एक्सेस ऑफ टू कैपिटल। अब फाइनेंशियली जो इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं उनके बारे में आपको पढ़ना होगा, और उनका जो एक्सेस है कैपिटल, मतलब जो पूंजी के ऊपर उनका एक्सेस है, उसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। ठीक है, यहाँ पे आपके 3 टॉपिक हो गए। यहाँ पे आपका जो यूनिट नंबर 1 है वो कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंतर्गत जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें थी ना वो 3 टॉपिक के अंदर आपकी खत्म हो जाती है। तो आपको वो 3 टॉपिक तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाने हैं। यूनिट नंबर 2 की बात करते हैं, प्रॉपर्टी राइट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, प्रॉपर्टी राइट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में आपका जो दूसरा यूनिट है वो है। इसका टॉपिक नंबर 1 में क्या बताया गया, मार्केट मैकेनिज्म फॉर लैंड ट्रांसफर इन इंडिया। मार्केट मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ लैंड थ्रू परचेसेस, रेंटल एंड सेल्स गवर्न्ड बाय सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस। ठीक है, मार्केट मैकेनिज्म क्या है, इन्वॉल्व्स, मार्केट मैकेनिज्म इन्वॉल्व करता है या फिर आप कहें कि मिलाता है, ठीक है, द ट्रांसफर ऑफ लैंड थ्रू परचेस, जो जमीन की ट्रांसफर है उसके बारे में। ठीक है, किस तरह से ट्रांसफर होती है, या तो परचेस करके या रेंट करके या सेल करके। आप कोई भी जमीन या तो परचेस करके उसे ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे कि किसी और ने बेचा, आपने खरीदा तो वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो गया, या फिर रेंटल, किसी और की जमीन है पर मैं उसे रेंट पे ले रहा हूँ तो वो मेरे नाम पे मेरे पास कुछ समय के लिए रेंट पे रहेगी। एंड देन सेल, कि मैं उसे डायरेक्टली सेल कर रहा हूँ। ठीक है, या तो मैं उसे खरीद के या तो उसे सेल करके या उसे रेंट करके क्या कर सकता हूँ, जो है ट्रांसफर है वो कर सकता हूँ। गवर्न बाय सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस। और ये कब होता है, ये होता है एक प्रकार से कहते हैं कि सप्लाई और डिमांड की जो गवर्न है उसके अकॉर्डिंग। इस टॉपिक के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ना है आपको रोल ऑफ मार्केट मैकेनिज्म इन इफिशिएंट लैंड एलोकेशन। पहले आपको मार्केट मैकेनिज्म का रोल पढ़ना होगा, उनका क्या रोल है। ठीक है, एफिशिएंट लैंड एलोकेशन, जो जमीन है उसके एलोकेशन में जो इफिशिएंटली हो उसके बारे में। ठीक है, फिर आता है चैलेंजेस इन द इंडियन लैंड मार्केट सच एज आउटडेटेड रिकॉर्ड्स एंड हाई प्राइसेस। अब आपको यहाँ पे चैलेंजेस के बारे में पढ़ना होगा, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक प्रकार से ये कहें कि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उन चैलेंजेस के बारे में बताइए जो कि इंडियन मार्केट में लैंड से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे लैंड के लिए क्या है, सच एज आउटडेटेड रिकॉर्ड्स, जमीनों के जो कागजात हैं या फिर हम कहें जो रिकॉर्ड है, डेटा है, वो पुराना हो चुका है, आउटडेटेड हो चुका है, या फिर उन जमीनों के प्राइस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये चैलेंजेस आते हैं और इनके बारे में आपको पढ़ना होगा। और तीसरा आता है एफर्ट्स टू इम्प्रूव लैंड मार्केट एफिशिएंसी थ्रू प्रोग्राम्स लाइक DILRMP। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे एफर्ट्स की बात की जा रही है कि भाई कुछ जमीन की जो व्यवस्था है उसको और ठीक करने के लिए एफर्ट्स किए जाए टू इम्प्रूव लैंड मार्केट, जो जमीन की बाजार है, ठीक है, जमीन का जो बाजार है उसको बेहतर बनाने के लिए थ्रू प्रोग्राम चलाए गए, जैसे कि DILRPM। ये जो प्रोग्राम्स चलाए गए ये ताकि जमीन की जो मार्केट है उसको बेहतर बनाया जा सके। ठीक है, तो ये आपका पहला टॉपिक हो जाता है, जिसके अंतर्गत आपको मार्केट मैकेनिज्म के बारे में पढ़ना है फॉर लैंड ट्रांसफर इन इंडिया। दूसरा टॉपिक आता है आपका यहाँ पे नॉन मार्केट मैकेनिज्म फॉर लैंड ट्रांसफर इन इंडिया। अब मार्केट को छोड़कर जो मैकेनिज्म है उसके बारे में। नॉन मार्केट मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स स्टेट एक्शन, लीगल चार्जेस और इनहेरिटेंस प्रैक्टिस। अब जो नॉन मार्केट मैकेनिज्म है उसमें कई सारी चीजें आ जाती है, जैसे कि स्टेट एक्शन, राज्य के द्वारा किया गया कोई काम, लीगल चार्जेस या फिर उस जमीन के ऊपर कोई लीगल चार्जेस लग गए हो, और इनहेरिटेंस प्रैक्टिस। ठीक है, किसी के इनहेरिट होता है ना, जैसे कि भाई इनहेरिटेंस प्रैक्टिस का क्या तात्पर्य, कि भाई पहले किसी और के नाम पे थी परंतु फैमिली में वो अपने आगे आते आते किसी अन्य के यहाँ, जैसे पिता की जमीन है तो बेटे के नाम पे आ गई, फिर बेटे के बाद उसके बेटों के नाम पे आ गई। तो जो इनहेरिटेंस प्रैक्टिस है उसके रिलेटेड ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इस टॉपिक के अंतर्गत इंपॉर्टेंट क्या है। इसमें है लैंड रिफॉर्म एंड देयर इंपैक्ट ऑन लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जमीन को जो रिफॉर्म करते हैं वो, ठीक है, एंड देयर इंपैक्ट, उनके क्या इंपैक्ट पड़ते हैं किसके ऊपर, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, जमीन का जब बंटवारा होता है तब। ठीक है, जब लैंड को रिफॉर्म करते हैं तो उनके क्या इंपैक्ट पड़ते हैं जमीन के बंटवारे पर, डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, ये आपको पढ़ना है। फिर आता है स्टेट एक्विजिशंस ऑफ लैंड फॉर पब्लिक पर्पस
एंड द चैलेंजेस इन्वॉल्व। अब स्टेट क्या करता है, एक्वायर कर लेता है कई सारी लैंड को, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर पब्लिक पर्पस, पब्लिकली, या फिर हम कहें कि आप कहें कि एक प्रकार से कि कई पब्लिकली हम बात करें तो पब्लिकली पर्पस, समाज के लिए कुछ काम करने के लिए उस जमीन को अपने अंतर्गत ले लिया जाता है, किसके द्वारा, स्टेट के द्वारा। तो उससे रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। फिर आता है इनहेरिटेंस लॉ एंड देयर इम्पैक्ट ऑन जेंडर इक्वालिटी इन लैंड ओनरशिप। अब क्या होता है कि लैंड ओनरशिप मतलब जमीन की, जो आप कहें ना कि किसके नाम पे जमीन है तो वो उसकी लैंड ओनरशिप होगी, तो उससे रिलेटेड जो इनहेरिटेंस लॉ है, ठीक है, उसके क्या इंपैक्ट पड़ते हैं जेंडर इक्वालिटी के ऊपर। जैसे कि भाई एक प्रकार से होता है ना कि पिता की जमीन है तो बेटे के नाम पे ही आएगी, इस प्रकार के जो लॉ थे, ठीक है। काफी हद तक तो लड़कियों को जो थी, बेटियों को, उनको जमीन का हिस्सा भी नहीं मिलता था, ठीक है। उनको था कि भाई पिता के बाद बेटे की जमीन और बेटे के बाद उसके बेटे की जमीन, लड़कियों का उसमें कोई हाथ नहीं था। तो जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड जो लैंड ओनरशिप के बारे में चीजें हैं वो आप यहाँ पे पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट आता है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, IPR। इसका क्या मतलब है, IPR प्रोटेक्ट द क्रिएशन ऑफ माइंड सच एज इंटरवेंशंस लिटरली एंड आर्किटेक्ट वर्क्स डिजाइन एंड सिंबल। अब क्या करता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसका मतलब है कि आपकी कोई अगर प्रॉपर्टी है ना तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। इसमें क्या आता है, क्रिएशन ऑफ माइंड सच एज इन्वेंशंस, ठीक है। अगर आपने कोई इन्वेंशन किया है, ठीक है, तो उसको अगर आपको प्रोटेक्ट करना है तो आपके पास अधिकार है। फिर लिटरली एंड आर्किटेक्ट राइट, अगर आप आर्किटेक्चर है आपका, ठीक है, आपने कोई ऐसा काम किया है जो कि आप ही कर सकते थे तो आपके पास अधिकार है उसे सेफ रखने का, तो आपके पास वो है। फिर आपने कोई डिजाइन तैयार किया जो कि चाहते हैं कि वो आपके नाम पे रजिस्टर है तो आप ये करवा सकते हो, या फिर कोई सिंबल, ठीक है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि एक होता है ना कि मैंने कोई चीज बनाई है या मैंने किसी चीज का इन्वेंशन किया है तो मैं उसे पेटेंट कराऊंगा, तो ये वही है कि मेरे पास उस पर्टिकुलर चीज का पेटेंट है, मतलब मेरे पास राइट है उस पर्टिकुलर चीज का, ठीक है। तो ये इस प्रकार से काम करता है। यहाँ पे क्या है कि टाइप ऑफ IPR, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स एंड ट्रेडमार्क। जैसे मैंने आपको बताया पेटेंट्स होते हैं, ठीक है, आप कॉपीराइट ले सकते हैं किसी चीज का या फिर उसे अपना ट्रेडमार्क बना सकते हैं। तो ये इसके बारे में आपको पढ़ना होगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपसे मतलब मैं कहूंगा कि इनको पढ़ के जाइए। पेटेंट्स का क्या मतलब है, कॉपीराइट्स का क्या मतलब है, ट्रेडमार्क का क्या मतलब है, क्योंकि आपको आइडिया रहना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, एग्जाम में ना ये इस टाइप के क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स में पूछने के चांसेस बढ़ जाते हैं कि एक्सप्लेन दी मीनिंग ऑफ पेटेंट्स या फिर पेटेंट्स के बारे में आपको बताना है, तो वो इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर अगला आपके इस टॉपिक नंबर 3 के अंतर्गत जो अगला इंपॉर्टेंट चीज है वो है कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ प्राइवेट IPR, ठीक है। प्राइवेट IPR के कॉस्ट क्या होते हैं, ठीक है, और उनके बेनिफिट्स क्या हैं जब वो प्राइवेट होते हैं, ठीक है, तब। फिर डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल राइट्स एंड कॉमन गुड्स। अब आपको यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि इंडिविजुअल राइट और कॉमन गुड के बीच में क्या जो डिफरेंस है, अंतर है। वो इंडिविजुअल राइट का मतलब प्रति किसी एक व्यक्ति के पास उस चीज का राइट है, और कॉमन गुड का मतलब है कि उस व्यक्ति का जो राइट है वो कई सारे लोगों के पास मतलब कॉमन है, ठीक है। तो इस प्रकार से टॉपिक नंबर 3 हो जाता है आपका। अब यूनिट नंबर 3 की तरफ चलते हैं जो कि है लीगल फ्रेमवर्क्स फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें आपका पहला टॉपिक आता है इकोनॉमिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ। एक्सप्लेनेशन में अगर हम बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ रेगुलेट्स बिजनेस रिलेशनशिप इंश्योरिंग दैट एग्रीमेंट आर ऑनर्ड एंड डिस्प्यूट आर रिजॉल्व। जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ होते हैं उनका क्या मतलब होता है, वो रेगुलेट करते हैं, वो किस चीज को रेगुलेट करते हैं, बिजनेस में जो आपकी रिलेशनशिप है ना सामने वाले के साथ उस चीज को, और क्या इंश्योर करते हैं कि एग्रीमेंट आर ऑनर्ड, दो पार्टीज के बीच में जो भी एग्रीमेंट हुआ है वो सही प्रकार से पूरा हो, इस चीज का वो क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं, उस चीज पे ध्यान देते हैं। और डिस्प्यूट्स आर सॉल्व, अगर कोई एक प्रकार से मतभेद या फिर हम कहें कि कोई मुद्दा है जिसके ऊपर दोनों को परेशानी है पार्टीज को, तो वो जो मुद्दा है उसे सॉल्व किया जा सके, और दो पार्टीज के बीच में हुए अग्रीमेंट को जो बिजनेस रिलेशनशिप के अंतर्गत हुए हैं उन अग्रीमेंट्स को सही से फॉलो किया जा सके, इस चीज को ये जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ है ये इसे क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, इसके ऊपर ध्यान देते हैं। की पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो पहले टॉपिक में आपको जो इंपॉर्टेंटली पढ़ना है वो है कॉन्ट्रैक्टिंग इफिशियंसी एंड ट्रांजेक्शन कॉस्ट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टिंग एफिशिएंसी, जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उससे रिलेटेड जो एफिशिएंसी और जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है उसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर आता है इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड देयर मैनेजमेंट। अब कई बार होता है कि भाई दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ बट एक पार्टी ने अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सही से पूरा नहीं किया, तो उसके बारे में आपको पढ़ना होगा इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड देयर मैनेजमेंट, उन कॉन्ट्रैक्ट्स को कैसे मैनेज किया जाता है इस बारे में। और फिर आता है तीसरा पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है, रिस्क एलोकेशन एंड इंसेंटिव्स इन कॉन्ट्रैक्ट्स। अब क्या होता है कि भाई जब कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं होता तो उसके कुछ रिस्क होते हैं, उस बारे में आपको पढ़ना है। साथ के साथ आपको क्या पढ़ना है,
इंसेंटिव्स इन कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर इंसेंटिव सेट किए जाते हैं, ठीक है, कि अगर ये नहीं होता तो इस तरह के इंसेंटिव दिए जाएंगे, वो दिए जाएंगे, वो सारी डिटेल आपको इसके अंतर्गत पढ़नी है। देखिए मैं आपको यहाँ पे सिर्फ सिलेबस बता रहा हूँ, ठीक है, आपको एक बार पढ़ के जाना है सारे टॉपिक्स को अच्छे से, और वहां पे आप अच्छे से बेहतर आंसर बना के लिख पाएंगे। इसके लिए आपको एक बार पढ़ के जाना होगा। हम यहाँ पे आपको ये बता रहे हैं कि टॉपिक कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको अंदाजा रहे कि आपको किस चीज पे ज्यादा ध्यान देना है। आगे बढ़े, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो चुकी है, हम फटाफट आगे कवर करते हैं। टॉपिक नंबर जो 2 है आपका यूनिट नंबर 3 का, उसके अंतर्गत है रूल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इन मार्केट फंक्शनिंग, ठीक है। मार्केट फंक्शनिंग के अंतर्गत जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका क्या रोल है। कॉन्ट्रैक्ट्स आर इसेंशियल फॉर इफिशिएंट ऑपरेशन इन मार्केट। अगर मार्केट में कोई काम करना है तो कॉन्ट्रैक्ट सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रोवाइडिंग अ स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांजैक्शन एंड रिड्यूसिंग अनसर्टेनिटी, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं आपको ट्रांजैक्शन करने का या कोई काम करने का एक अच्छा सा स्ट्रक्चर, और रिड्यूस अनसर्टेनिटी, ठीक है। जब भी कोई गलत चीज होने वाली होती है तो उस चीज को कम करने का काम कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, क्योंकि देखिए कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ लिखा होता है, और जो चीज लिखी हुई है लॉ के अकॉर्डिंग है, ठीक है, मतलब लॉ उसका ध्यान रख रहा है। अगर एक भी पार्टी उस चीज को गलत करती है तो उस पार्टी को हर्जाना भरना पड़ेगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट इस चीज के रिलेटेड होते हैं। की पॉइंट में आपको पहले जो इंपॉर्टेंट चीजों को समझना है वो है प्रोमोटिंग ट्रेड एंड रिड्यूसिंग ट्रांजेक्शन कॉस्ट, ठीक है। जो ट्रेड हो रही है, जो आप कहें कि लेन देन हो रहा है, उसको प्रमोट करना, और रिड्यूस करना किसको, ट्रांजेक्शन कॉस्ट को, जो ट्रांजेक्शन हो रही है उसको रिड्यूस करना। फिर रिड्यूसिंग अनसर्टेनिटी एंड रिस्क, जो रिस्क है और जो आप कह सकते हैं ना कि एक प्रकार से अनसर्टेनिटी या फिर कोई मिस हैपनिंग होने का रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट, उस चीज को कम करने का। फिर बिल्डिंग ट्रस्ट एंड कॉपरेशन अमंग मार्केट पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। बिल्डिंग ट्रस्ट, जो ट्रस्ट होता है उसको बनाना, ठीक है, एंड कॉर्पोरेशन अमंग, ट्रस्ट बनाना और कॉर्पोरेट करना, ठीक है, किसके अंतर्गत, मार्केट में जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं ना उस समय उनके आसपास के क्षेत्र में, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड आपका दूसरा टॉपिक हो जाता है। तीसरा टॉपिक है डैमेजेस मेजर एंड देयर एफिशिएंसी प्रॉपर्टीज। डैमेजेस मेजर प्रोवाइड compensation for the breach of contract, ensuring that injured parties are restored to their expected position। यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पे हम तीसरे टॉपिक में ये क्या समझेंगे, यहाँ समझेंगे कि अगर कोई पार्टी एक कॉन्ट्रैक्ट तोड़ती है, दो पार्टीज के बीच में होता है और एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देती है, ठीक है, तो जो डैमेजेस मेजर है ना उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग जो भी डैमेज हुआ है सामने वाली पार्टी को, जैसे कि भाई मेरे और मेरे दोस्त के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बट क्या हुआ कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, तो मेरे दोस्त को कहीं ना कहीं तो बिजनेस में लॉस हुआ होगा, तो वो लॉस के उस लॉस को क्या किया जाएगा, मेजर किया जाएगा, जो डैमेज हुआ है उसको मेजर किया जाएगा, एंड देन उसके ऊपर इंश्योर करेगा कि जो पार्टी है वो वापसी क्या हो सके, रिस्टोर कर सके, जिस पोजीशन में वो थी उस पोजीशन में आ सके, ठीक है। तो इस चीज से रिलेटेड है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, एक्सपेंशन डैमेजेस, फिर रिलायंस डैमेजेस, फिर रिस्टिट्यूशन डैमेजेस और लिक्विडिटी डैमेजेस। ये 4 तरह के डैमेजेस इंपॉर्टेंट है, आपको इनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। इन चारों डैमेजेस को आपको पढ़ के जाना है अच्छे से। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है, या तो आपसे बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा, अदरवाइज आपसे शॉर्ट नोट के अंतर्गत एक टॉपिक दे दिया जाएगा, उसको आपको यहाँ पे क्लियरफाई करना होगा। यूनिट नंबर 4 आता है लॉ एंड इंडस्ट्रियल प्रमोशन एज अ टूल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। मेनली ये जो बुक है ना ये आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में ही है, और इकोनॉमिक में जितनी भी चीजें आती हैं इंपॉर्टेंटली, ठीक है, उनके बारे में है। हम हमारा चौथा यूनिट देखते हैं, तो चौथे यूनिट में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक पहला है वो है लॉ एज अ लीडिंग फैक्टर फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। लॉ एंड रेगुलेशन क्रिएट द नेसेसरी कंडीशन फॉर इफिशिएंट मार्केट ऑपरेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। लॉ क्या करता है, लॉ एंड रेगुलेशंस, जो अब कायदे कानून बनाए जाते हैं वो क्या करते हैं, एक कंडीशन बनाते हैं नेसेसरी, ठीक है, जो कि क्या करती है, मार्केट को बेहतर बनाती है, ऑपरेशंस एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, मार्केट में जितनी भी ऑपरेशन हो रहे हैं उन्हें, और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है उन्हें, इन दोनों चीजों को क्या बनाती है, एफिशिएंट मतलब बेहतर बनाती है, ठीक है। कौन बनाता है, लॉ एंड रेगुलेशंस, ये चीज को बेहतर बनाता है। इसके अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, पहले आपको पढ़ना है प्रॉपर्टी राइट एंड कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट के बारे में, ठीक है, आपको प्रॉपर्टी राइट के बारे में पढ़ना है, और फिर जो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट है उन टॉपिक के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है एंटी ट्रस्ट लॉ एंड कॉम्पिटिशन पॉलिसी, इसके बारे में एंटी ट्रस्ट लॉ के बारे में पढ़ना है, फिर कॉम्पिटिशन से रिलेटेड जो पॉलिसी है उसके बारे में पढ़ना है, फिर लिटिगेशंस एंड लीगल प्रोसेस जो होती है इन दो चीजों के बारे में पढ़ना है। टॉपिक नंबर 1 के अंतर्गत ये 3 जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये आपको कवर अप करनी है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 2 के अंतर्गत, तो यहाँ एंटी ट्रस्ट लॉ एंड
कंपटीशन पॉलिसी इन इंडिया, इंडिया में अब किस चीज से है, तो इसका क्या मतलब, एंटी ट्रस्ट लॉ एंड कंपटीशन पॉलिसी इंश्योर फेयर कंपटीशन एंड प्रिवेंट मोनोपोलिस्ट पार्टीज प्रैक्टिसेस। ठीक है, देखिए एंटी ट्रस्ट लॉ और उसके बाद हम बात करें कंपटीशन पॉलिसी क्या करती है, इंश्योर करती है, मतलब पक्का करती है कि फेयर कंपटीशन हो, जो हम कहे प्रति होता है ना कि कंपटीशन कर रहे हो, दो कंपनियों के बीच में कंपटीशन हो रहा है, तो वो जो कंपटीशन हो वो फेयर हो और प्रिवेंट मोनोपोलिस्ट प्रैक्टिस, कि एक कंपनी का दबदबा ना हो, मोनोपोली ना हो, इस चीज से रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिस है, ठीक है, उन चीज को कम किया जा सके, और साथ के साथ कंपटीशन जो वो फेयर हो, इस चीज को कवर अप करती है। किसके अंतर्गत आता है ये सारी, एंटी ट्रस्ट लॉ एंड कंपटीशन पॉलिसी के अंतर्गत। इसके अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, इवेल्युएशन ऑफ एंटी ट्रस्ट लॉ इन इंडिया। एंटी ट्रस्ट लॉ क्या जो इतिहास कैसा रहा है, इतिहास से लेकर करंट तक कैसा रहा है, ये बारे में पढ़ना है। फिर की प्रिंसिपल ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002, कंपटीशन एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग जो प्रिंसिपल्स हैं उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट वो पढ़ने हैं। केस स्टडीज ऑफ एंटी ट्रस्ट लिटिगेशंस, ठीक है, आपको केस स्टडी भी करनी पड़ेगी एंटी ट्रस्ट लिटिगेशंस के रिलेटेड। ठीक है, केस स्टडी इसलिए कि ताकि आपको मुद्दे पता रहे कि पिछले बार मतलब इस तरह से भी जो लिटिगेशंस हैं वो हुआ है, तो ये सारी चीजें आपको पता रहे। अब आगे बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 3 की तरफ, जिसमें बात करी गई है लीगल सर्टेनिटी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लीगल सर्टेनिटी प्रोवाइड अ स्टेबल एंड प्रिडिक्टेबल लीगल एनवायरनमेंट अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट एंड fostering economic growth. लीगल सर्टेनिटी प्रोवाइड स्टेबल एंड प्रेडिक्टेबल लीगल इन्वायरमेंट। इसके अंतर्गत तो लीगल सर्टेनिटी क्या प्रोवाइड करती है, एक स्टेबल, ठीक है, और प्रेडिक्टेबल, कि भाई जिसको पहले से ही प्रेडिक्ट किया जा सके, लीगल इन्वायरमेंट जिसके अंतर्गत अगर कुछ होने वाला है लीगली तो उसको हम पहले ही प्रेडिक्ट कर सके, एक इस चीज को प्रोवाइड करती है। फिर अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट जो होती है, निवेश होता है, उसे अट्रैक्ट करती है, ठीक है, और फोस्टरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको फोस्टरिंग के रिलेटेड करती है। ठीक है, तो लीगल सर्टेनिटी के बारे में आपको पढ़ना है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लीगल सर्टेनिटी, फिर दूसरा आता है बेनिफिट्स ऑफ लीगल सर्टेनिटी इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और तीसरा आता है केस स्टडी फॉर लीगल सर्टेनिटी इन इंडिया। ठीक है, ये 3 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। और देखिए केस स्टडी से रिलेटेड मैं आपको ये बता दूं कि आपसे केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने के जाने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि केस स्टडी का मतलब ये है कि आपसे बस एक क्वेश्चन पूछा गया कि आप इस केस से रिलेटेड या फिर कोई भी आप एक्सप्लेन करिए, लीगल सर्टिनिटी से रिलेटेड कोई केस स्टडी आपको एक्सप्लेन करने के लिए कह दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको केस स्टडी पता होनी चाहिए, तभी आप उसे एक्सप्लेन कर पाएंगे। टॉपिक नंबर 4 आता है जिसके अंतर्गत बात की गई है इंडस्ट्रियल प्रमोशन एज अ टेक्निक ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, इंडस्ट्रियल प्रमोशन इन्वॉल्व्स गवर्नमेंट एक्शन टू डेवलप प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज थ्रू इंसेंटिव एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए इंडस्ट्रियल जो प्रमोशन है ना, आप कहें कि जो उद्योग हैं उनका प्रमोशन कराना, उसमें इन्वॉल्व करती है गवर्नमेंट के एक्शन को, मतलब सरकार द्वारा किए गए काम, टू डेवलप प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज थ्रू, ठीक है, जो इंडस्ट्री में प्रायोरिटी है उनको बनाना, किसके थ्रू, इंसेंटिव्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ठीक है, और इंसेंटिव्स हो, इस चीज को गवर्नमेंट के द्वारा इन्वॉल्व किया जाता है। ठीक है, मतलब मेनली तो हम कहेंगे गवर्नमेंट ही ये काम करती है कि भाई इंडस्ट्री खोलना, ठीक है, उसके अंतर्गत फिर कंपनियां आती हैं, आगे बढ़ती हैं, तो गवर्नमेंट जो है पहला काम करती है वो एक्शन लेती है। इसके अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंट चीजों की बात करें तो रोल ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन इन इंडिया, इंडस्ट्रियल प्रमोशन का क्या रोल है इंडिया के अंतर्गत, ये आपको पढ़ना है। फिर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव आए थे ना, उसके बारे में आपको पढ़ना है, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। फिर केस स्टडी फॉर इंडस्ट्रियल प्रमोशन, इंडस्ट्रियल प्रमोशन से रिलेटेड जो केस स्टडी है वो भी यहाँ पे आ जाते हैं, जो कि आपको पढ़नी होंगी, जो कि आपके लिए जरूरी भी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका लॉ एंड डेवलपमेंट का, यहाँ पे आपका लॉ एंड डेवलपमेंट का जो जेनरिक इलेक्टिव कोर्स के अंतर्गत आने वाला सब्जेक्ट है, उसका सिलेबस साथ में जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब कवर हम कर चुके हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया आपको किस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है और किस चीज के ऊपर नहीं, तो आपको उन चीजों के ऊपर ध्यान देना है जो हमने यहाँ पे कवर अप करी है, और आप एक अच्छा एग्जाम में जो प्रिपरेशन है वो करके जाइए। ठीक है, साथ के साथ आप लोग हमारे जो ऐप है उसके से जुड़ सकते हैं। ऐप का नाम है द लर्नर्स कम्युनिटी DOSOL। ठीक है, ये ऐप के बारे में डिटेल्स आपको नोट्स मिल जाएंगे,
इकोनॉमिक्स के अवेलेबल नहीं है, बट हम कहेंगे कि बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके नोट्स अवेलेबल है। 6 सेमेस्टर में आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन पेपर 1 से 6 सेमेस्टर, सिलेबस 1 से 6 सेमेस्टर, फिर स्टडी मटेरियल 1 से 6 सेमेस्टर, और स्टूडेंट पोर्टल में तो आपको लगभग हर एक चीज मिलेगी जो कि आपकी ग्रेजुएशन पास करने तक आपकी हेल्प करेगी। ठीक है, साथ के साथ आप लोग हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, हमारे 2 टेलीग्राम के ग्रुप अवेलेबल है, आप वहां पे हमसे जुड़ सकते हैं। आपका कोई भी डाउट हो क्वेश्चन रिलेटेड, एग्जाम रिलेटेड, ठीक है, आप डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हैं। साथ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अपकमिंग वीडियोस के लिए, और सब्जेक्ट्स में हम लोग आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, ऐप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पे मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। और साथ के साथ आप लोग हमारे नोट्स भी देख सकते हैं, द लर्नर्स कम्युनिटी DUSL जो वेबसाइट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उस वेबसाइट पर जाके आप लोग नोट्स के चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।